बिहार में हुए विधानसभा चुनाव में निवर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए ने शानदार जीत दर्ज करते हुए रिकॉर्ड 202 सीटें हासिल की। वह बिहार में सबसे लंबे समय तक सत्ता संभालने वाले मुख्यमंत्री भी हैं। देश के अब तक का इतिहास को देखें तो सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वालों की सूची में नीतीश कुमार का नाम भी आता है। इसके साथ ही वह पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिसने 9 बार इस पद की शपथ ली है। बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में ये नीतीश कुमार का 10वां कार्यकाल होने जा रहा है, यानी कि 25 से 30 फिर से नीतीश, ये आज हकीकत बनने जा रही है। अब आपको बता दूं कि 74 साल के नीतीश कुमार ने पहली बार 2000 में शपथ ली थी और पहली बार वो मुख्यमंत्री बने थे। उस वक्त वे समता पार्टी का हिस्सा थे। उनका कार्यकाल जो था वो ज्यादा नहीं चला, वो केवल 7 दिनों तक ही था, क्योंकि सरकार सत्ता में बने रहने के लिए पर्याप्त चुनावी संख्या बल नहीं जुटा पाई थी। फिर उसके बाद 2003 में समता पार्टी, लोक शक्ति पार्टी एवं शरद यादव की नेतृत्व वाली जनता दल का विलय करके जनता दल यूनाइटेड का गठन किया गया था। फिर साल 2005 में नीतीश अपनी पार्टी जेडीयू का बीजेपी के साथ गठबंधन करके पूर्ण बहुमत हासिल करके सत्ता में आए और तब वो दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे। 2010 में गठबंधन ने और भी मजबूत जनादेश के साथ सत्ता बरकरार रखी, जिससे नीतीश बिहार सरकार के टॉप पर बने रहे। और फिर उसके बाद जब साल 2013 आया तो साल 2013 में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने के बाद नीतीश कुमार ने बीजेपी को जो था वो छोड़ दिया था, लेकिन प्रतिद्वंदी राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के बाहरी समर्थन से सत्ता में वो तभी भी बने रहे। फिर 2014 में लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ा और उनको हार का सामना करना पड़ा। इस हार का नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए नीतीश कुमार ने जो था तब मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और फिर उनकी जगह पे तब उस वक्त जीतन राम मांझी जो थे वो मुख्यमंत्री बने थे। जीतन राम मांझी का मुख्यमंत्री कार्यकाल जो था वो करीबन 1 साल तक चला था, क्योंकि 2015 के चुनावों से पहले ही नीतीश फिर से मुख्यमंत्री बने थे और उन्होंने आरजेडी और कांग्रेस के साथ महागठबंधन बनाया था और वो महागठबंधन से जुड़ गए थे। गठबंधन के चुनाव जीता और नीतीश ने फिर से मुख्यमंत्री पद की उस वक्त शपथ ली। फिर साल 2017 में नीतीश कुमार ने महागठबंधन से फिर से नाता तोड़ लिया और अपनी सरकार भंग कर दी। तुरंत बाद नीतीश कुमार बीजेपी के साथ मिलकर मुख्यमंत्री बन गए थे। 2020 में एनडीए को साधारण बहुमत मिली थी, हालांकि जेडीयू की सीटें घटकर 43 रह गई थी और बीजेपी की सीटें बढ़कर 74 हो गई थी। फिर भी चुनावों के बाद गठबंधन ने नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाए रहने का फैसला लिया और ये फैसला जो था सबने मिलकर लिया था। 2022 में नीतीश कुमार ने फिर बीजेपी से नाता तोड़कर आरजेडी और कांग्रेस के साथ फिर से गठबंधन बना लिया। इसके तुरंत बाद ही उन्होंने अपने पूर्व प्रतिद्वंदियों के समर्थन से फिर से मुख्यमंत्री पद की और शपथ ली और इसी के साथ वो तब तक जो थे ऐसे ही मुख्यमंत्री बन रहे थे। ये सरकार मुश्किल से 17 महीने चली, क्योंकि नीतीश ने फिर से महागठबंधन से नाता तोड़ लिया और 2024 की शुरुआत में आते आते बीजेपी के साथ वो फिर से जुड़ गए। इसके बाद उन्होंने फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और अब 2025 में फिर से वो बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और 10वीं बार जो है वो एक मुख्यमंत्री के रूप में बिहार के लिए शपथ लेने जा रहे हैं। अब ये तो खैर हुई नीतीश कुमार के 20 साल की कार्यकाल की बात, लेकिन इन 20 सालों में इन्होंने क्या किया और 20 सालों में भी और क्या काम जो नहीं हो पाया और वो कर सकते थे और क्या क्या चुनौतियां जी उन्होंने सामना किया, इस सब की बात हम करेंगे और अपने वीडियो के जरिए आपको रूबरू कराएंगे। क्योंकि किसी सरकार के लिए 5 साल भी काफी होता है राज्य को बेहतर करने के लिए, और नीतीश कुमार तो 20 साल तक बिहार की गद्दी पर बने रहे। तो चलिए जानते हैं कि बिहार की उन समस्याओं और चुनौतियों के बारे में जो नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री बने हुए फेस की थी। बिहार में बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, रोजगार और महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर उन्होंने कई अच्छे कदम तो उठाए हैं। पिछले 20 साल के दौरान किए गए सुधारों की वजह से ही नीतीश कुमार को सुशासन बाबू भी जो है वो कहा जाता है और वो इस नाम से भी जाने जाते हैं। लेकिन अभी भी बिहार देश के सबसे पिछड़े राज्यों में से एक है। विश्लेषकों का मानना है कि अगर नीतीश कुमार सीएम बनते हैं तो उन्हें अपने नए कार्यकाल में बहुत कुछ ऐसा करना होगा जिससे बिहार का आर्थिक और सामाजिक विकास हो सके, जिससे बिहार जो है वो जितना पीछे है उतना ही आगे बढ़ सके। तो चलिए आइए देखते हैं कि बिहार के सामने क्या बड़ी चुनौतियां हैं और नई सरकार को किन मोर्चों पर काम करना होगा और किस तरीके से बिहार को आगे बढ़ा जाने के लिए खुद आगे बढ़ना होगा। तो सबसे पहले पलायन और रोजगार, जो कि बिहार का एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इस साल चुनावी मैदान में भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था। बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल और प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने बिहार से रोजगार के लिए पलायन को बड़ा मुद्दा बनाया था। आरजेडी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे महागठबंधन ने राज्य के हर परिवार में एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का जो था वो वादा भी किया था।
तो एनडीए ने वहीं 1 करोड़ नौकरियां देने का जो है वो बात कह दिया था। अब दरअसल बिहारी नौजवानों का रोजगार के लिए जो है वो बहुत बड़ी मुद्दा रही है हमेशा से। देश के दूसरे राज्यों में पलायन करना इस राज्य के लिए बड़ी समस्या है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में हर 3 में से 2 घरों का काम कम से कम जो है एक सदस्य जो है वो चला रहे हैं और पलायन कर रहे हैं। 1981 में केवल 10 से 15% परिवारों में ही कोई प्रवासी मजदूर था, लेकिन 2017 तक यह आंकड़ा बढ़कर 65% हो चुका है। अखबार ने एक हालिया रिपोर्ट का हवाला देकर कहा है कि 2023 में भारत के 4 सबसे व्यस्त अनरिजर्व्ड रेल मार्ग बिहार में शुरू होने थे। ये इस बात का सबूत है कि बिहार का वर्किंग फोर्स किस तरह राज्य से बाहर जा रहा है। बिहार में छोटी जोत इंडस्ट्री से नौकरियों की कमी और कमजोर मैन्युफैक्चरिंग बेस की वजह से लोगों को रोजगार के लिए घर छोड़ना पड़ता है, जिसकी वजह से बिहार में पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बिहार का 54% वर्किंग फोर्स अभी भी खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर ये 46% है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सिर्फ 5% लोगों को रोजगार मिला है, जबकि राष्ट्रीय औसत की अगर हम बात करें तो वो केवल 11% ही है। बिहार भारत की सबसे युवा आबादी वाले राज्यों में से एक है। यहाँ आधे से अधिक लोग 15 से 59 वर्ष की उम्र कामकाजी आयु वर्ग के हैं। फिर भी यहाँ अच्छी नौकरियों की कमी है और लोगों को जो है वो अपना राज्य छोड़ के बाहर जाना पड़ता है। शहरीकरण और इंफ्रास्ट्रक्चर 2011 की जांगनू के मुताबिक केरल में शहरीकरण जो था वो 47.7, गुजरात में 42.6 और तमिलनाडु में 48.4% की दर से बढ़ा, लेकिन बिहार में सिर्फ 11.3% की दर से ही शहरीकरण हुआ। बिहार में नीतीश कुमार के शासन के दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए काफी अच्छा काम हुआ है, लेकिन शहरीकरण की दर अब भी जो है वो काफी कम है। 2013 से 2023 तक के नाइट लाइट यानी कि रात में दिख रही रोशनी डेटा के मुताबिक बिहार के ज्यादातर विधानसभा क्षेत्र अभी भी जो है वो ग्रामीण है। नाइट लाइट डेटा किसी इलाके में मानव गतिविधियों और बिजली के इस्तेमाल का आकलन करने में काम आ सकता है। रात में लाइट सिस्टम ना सिर्फ सड़क और गाड़ियों का दिखाता है, बल्कि ये कंस्ट्रक्शन और सड़क निर्माण जैसी आर्थिक गतिविधियों को भी दिखाता है। इससे जो है वो काम और भी ज्यादा अच्छे से होता है। नाइट लाइट सिस्टम का ये पैटर्न शहरी विकास और तरक्की का संकेत हो सकता है और ये भी बता सकता है कि बिहार भी इन सब सेक्टर्स में आगे बढ़ सकता है। मैन्युफैक्चरिंग मजबूत करने के लिए भी जो एक चुनौती है बिहार के सामने, तो आगे हम इसकी बात करते हैं। तो दूसरे राज्यों की तुलना में देखें तो बिहार का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर राज्य की जीडीपी में सिर्फ 5 से 6% का योगदान करता है। ये 2 दशक पहले जैसी स्थिति है। जबकि गुजरात की जीडीपी की अगर हम बात करें तो गुजरात की जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी करीबन 36% है। बिहार की मैन्युफैक्चरिंग में ये ठहराव न केवल राज्य के भीतर की चुनौतियों को दिखाता है, बल्कि साथ ही आसमान औद्योगिक विकास के राष्ट्रीय रुझान को भी जाहिर करता है। फैक्ट्रियों की अगर हम बात करें तो फैक्ट्रियों की सीमित संख्या होने से राज्य में कौशल विकास बाधित हो रहा है। इससे कामकाजी उम्र के लोगों का एक बड़ा हिस्सा जो है वो दूसरे राज्यों में पलायन करने को मजबूर है, बाहर जाके काम करने को, रोजगार के लिए मजबूर है। अपराध कम करने की चुनौती नीतीश कुमार को बिहार में तथाकथित जंगल राज खत्म करने का श्रेय दिया जाता है, लेकिन क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक 2015 से 2024 के बीच बिहार में अपराध दर में भारी बढ़ोतरी हुई है। बाहरी संख्या में क्राइम देखने को मिला है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक इसी अवधि राष्ट्रीय स्तर पर अपराध बढ़ने की दर 24% रही है। 2022 की तुलना में 2023 में बिहार में अपराध जो है वो 1.63% की बढ़ोतरी से बढ़ चुके हैं और क्राइम रेट और बढ़ते जा रहा है। 2023 में बिहार में हत्या के 2862 मामले दर्ज हुए। उत्तर प्रदेश में दर्ज हुए थे 326 हत्या के मामलों के बाद ये देश का दूसरा आंकड़ा है। सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों पर हमले के मामले में बिहार सबसे आगे रहा है। 2023 में ही पुलिस और सरकारी कर्मचारियों पर हमलों के 371 मामले दर्ज हुए हैं। और अगर अब कमाई बढ़ाने का दबाव की बात करें तो वो भी एक चुनौती है। बिहार ने शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं में अंतर को कम करने की अच्छी तरक्की की है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय के मामले में ये भारत का सबसे गरीब राज्य बना हुआ है और उनमें से एक है। भारत की प्रति व्यक्ति आय 1.79 लाख रुपए को पार कर गई है, लेकिन बिहार की राष्ट्रीय औसत के 1/3 से भी कम, लगभग 60,000 रुपए तक की ही है। राजधानी पटना में प्रति व्यक्ति आय जो है वो 2,15,049 रुपए है, जो शिवहर जैसे अन्य जिलों की तुलना में लगभग 4 गुना है। जहां
ये मुश्किल से 33,399 रुपए तक ही पहुंचती है। ये आंकड़े राज्य के शहरी केंद्र में धन और अवसर के केंद्रीकरण को दिखाते हैं, जिससे ग्रामीण बिहार को तालमेल बिठाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। तो नीतीश कुमार को 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आलोचकों ने एक कमजोर ताकत जो है वो करार दिया था। उनके पूर्व सहयोगी और अब उनके प्रतिद्वंदी जो है प्रशांत किशोर ने जेडीयू को 25 से कम सीटों पर सिमटने का अनुमान लगाया था। उन्होंने दावत किया था कि जेडीयू इससे ज्यादा सीट नहीं ला पाएगी। हालांकि चुनाव विश्लेषकों को हैरानी हुई जब नीतीश की पार्टी ने 2020 में जीती गई 43 सीटों की तुलना में करीबन दुगनी यानी कि 85 सीटें जो हैं वो इस बार विधानसभा चुनाव में हासिल की। और इसी के साथ जो है अब नीतीश कुमार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और बिहार की गद्दी संभालने जा रहे हैं। लेकिन ये कुछ चुनौतियां थी जो हमने आपको बताई, कुछ चैलेंजेस थे जो अभी भी नीतीश के सामने हैं, जो बिहार को आगे बढ़ने में रोक रहे हैं, जिसकी वजह से बिहार अभी भी भारत के पिछड़े राज्यों में से एक में गिना जाता है। तो ये कुछ चुनौतियां हैं जो नीतीश को पूरी करनी होंगी ताकि बिहार आगे बढ़ सके। आने वाले समय में बिहार में ये सब कमी ना रहे। बाकी और जो इससे रिलेटेड अपडेट्स आती जाएंगी वो भी हम आपके साथ साझा करेंगे। उसके लिए आप एयर नाउ देखते रहें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, जानकारी अच्छी लगी और आप मानते हैं कि ये सब चुनौतियां हैं बिहार में आज भी, जिसकी वजह से लोगों को पलायन करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से लोगों की आय कम है, तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। और कौन सी और भी चीजें हैं जो बिहार को पीछे रोक रही हैं ये भी हमें लिख के बताएं। बाकी और ऐसी वीडियोस के लिए एयर नाउ देखते रहें। मेरा नाम है साक्षी पांडे और आप देख रहे थे एयर नाउ।